हेलो नमस्कार। मैं आनंद कुमार आपके अपने एसीसी एजुकेशन में हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और रोज की तरह मैं आपका एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज आपका चौथा क्लासेस है और हम जो देख रहे थे इतिहास के अंदर, ठीक है। तो कल हमने देखा था हमारा पूर्व पुरापाषाण काल या ठीक है, और आज हम देख रहे हैं नवपाषाण काल या और मध्य पाषाण काल। आज हम देख रहे हैं अपना मध्य पाषाण काल। तो आइए आज से शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है, आज का जो हमारा क्लास होना है वो 4th नंबर का क्लास होने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। और अब स्टार्ट करते हैं आज का हम मध्यकाल या मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आज हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी मैंने जैसे आपको बताया था, एक मिनट में आपको बता देता हूं रिवाइज करके, कि जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था। एक था हमारा पूर्व पाषाण काल, दूसरा था हमारा मध्य पाषाण काल, और तीसरा था हमारा क्या, नवपाषाण काल। तो पिछले वीडियो, कल का वीडियो, पिछला वीडियो जो हमारा 3rd नंबर का लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कल जो पूर्व पुरापाषाण काल था, इसको भी हम कल लगभग 3 भागों में बांटा था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और देखा था हमने क्या, उच्च पुरापाषाण काल हमने ये देखा था कल, ठीक है। कल हमने देखा था पूर्व पुरापाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और हमने देखा था उच्च पुरा। और आज हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम मध्य पाषाण काल। मैं इसको यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं। यहां लिखते हैं हम मध्य पाषाण काल। आज हम देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल ये। और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आज हम कुछ बेसिक पॉइंटों पर बात करेंगे, जैसे समय, इसका टाइम पीरियड क्या था, समय के बाद सामान्य परिचय, इसके बाद विशेष विशेषताएं, इसके बाद महत्वपूर्ण स्थल और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हम इन पे बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसका समय क्या है। इसका समय जो माना जाता है बेसिकली वो 10,000 BC से लेकर के 7,000 BC तक माना जाता है। और कई जगह है आपको भी कुछ
इसके अलावा भी आपको 10,000 BC से लेकर के 7,000 या 6,000 BC भी आपको देखने को मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, 7,000 या 6,000 आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले इसका परिचय के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे इसका उपकरण क्या थे, उपकरण के बाद हम देखने वाले हैं उपकरण के आधार वहां या उस समय की क्या जलवायु रही, उनके समकालीन या उनके टाइम पर जलवायु रहा, ठीक है ना। और बस यही सारी चीजें देखेंगे, बाकी तो हम विशेषताओं में बात करेंगे आगे। तो चलते हैं विशेषताओं की ओर और देख लेते हैं कुछ विशेषताएं। कि इस काल का जो मध्य पाषाण काल था, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा इसमें। तो इस काल में, मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण काल या लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग हुआ। इस काल का मानव, मध्य पाषाण काल का मानव लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया और इन प्रयोगों की अधिकता होने के कारण इतिहासकारों ने इसे ठीक है, इतिहासकारों ने इसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा। पहला विशेषता हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल था उसमें जो उपकरण थे वो लघु पाषाण उपकरण थे, मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे उस समय, उस काल में। तो इसीलिए उनका प्रयोग करता था वो प्रयोग, तो उसमें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया, ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं, सूक्ष्म पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण उपकरण के आधार पर इतिहासकारों ने इसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा है, ठीक है। ये हमने दो चीज देखा इसमें, ठीक है ना। और आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं यहां से। तो ये हम अगर कह सकते हैं तो हमारा तीसरा विशेषता है। और ये हमारा मध्य पाषाण काल में जो उपकरण मुख्यतः स्फटिक
और कार्नेलियन पत्थरों के बनने लगे थे या पत्थरों के बनाए जाने लगे थे। ठीक है, इस समय का उपकरण इन सबों का बनने लगा था और इस काल का मानव लगभग उपकरण बनाना शुरू कर दिया या बनाने लगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल का जो मानव था वह शिकार करने लगा। ठीक है, और शिकार किस किस का करता था, जैसे गाय, बैल, बकरी, जंगली घोड़ा इत्यादि। इन सब चीजों का वो शिकार करने लगा, और भी अन्य जीव थे शिकार करने लगा। और उस काल का मानव झुंड में शिकार करता था। झुंड में शिकार करता था, ध्यान रखेंगे इसको, झुंड में शिकार करता था। और मानव की प्रवृत्ति आने वाले समय में लगातार बदलते गया उसकी दिनचर्या में। तो हम देख रहे थे विशेषताएं, और विशेषताओं में जो उपकरण थे वो स्फटिक और कार्नेलियन पत्थर के बनने लगे थे। ठीक है ना, कार्नेलियन पत्थर के बनने लगे थे और मानव जो था वो शिकार करने लगा था। तो जैसे कि गाय, बैल, बकरी, जंगली घोड़ा इत्यादियों का और भी अन्य जानवरों का शिकार करता, लेकिन जो उस समय का जो मानव था वो झुंड में शिकार करता था। ठीक है, और उसी काल का मानव भी शिकार के साथ साथ समय में परिवर्तन आने लगा और परिवर्तन लगातार बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके समय के साथ साथ परिवर्तन बदलता गया और एक समय के मानव शिकार तो करता था लेकिन कुछ जानवरों को ये पालने भी लगा। तो उस काल में पशुपालन भी आरंभ हो गया। और ये जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को ये पालने लगा। पालने लगा। ठीक है ना, आदि जानवरों को ये पालने लगा। इसकी और आगे विशेषता की बात की जाए, मुख्य विशेषताओं की, तो इस काल का मानव तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। और ये जो तीर कमान का प्रयोग करता था इस काल का मानव, वो छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारने के लिए करता था। छोटे छोटे पशु प्लस पक्षियां लिख देता हूं मैं, पक्षियों को मारने के लिए करता था तीर कमान का यूज। और इस काल का मानव मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था। ठीक है ना, और ये मिट्टी के बर्तन के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस काल का मानव मिट्टी के बर्तनों को बनाने का भी उसको ज्ञान था। ठीक है ना, और ये हमारे कुछ प्रमुख विशेषताएं थे पाषाण काल के अंदर। जैसे लघु पाषाण
उपकरण के आधार पर इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया। और सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण के आधार पर, सूक्ष्म पाषाण उपकरण के आधार पर माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी इतिहासकारों ने इसको कहा है। देखो उपकरण स्फटिक और कार्नेलियन पत्थर का ये उपयोग करता था अपने औजारों को बनाने के लिए। ठीक है, इस काल का मानव शिकार भी करता था, हमने दो चारों का नाम देख लिया है। ठीक है, और उस काल का जो मानव था वो झुंड के रूप में शिकार करता था। पशुपालन देखा हमने। ठीक, इस काल का मानव तीर कमान का प्रयोग करता था छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारने के लिए। और इस काल का मानव मिट्टी के बर्तन को बनाने का भी उसको ज्ञान था, क्योंकि इसके साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं। और आगे चलते हैं और आज का देखते हैं अगला पॉइंट। और साक्ष्य तो मैं इसको रब कर देता हूं। और देखते हैं आगे हम मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य। साक्ष्य की बात किया जाए तो जैसे हम अगर देखते हैं पहला साक्ष्य, अगर देखते हैं जैसे पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़, पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद। आदमगढ़ होशंगाबाद। दूसरा देखते हैं हम शैलाश्रय, प्लस चित्रकारी। ये कहां, ये शैलाश्रय और चित्रकारी ये भीमबेटका, रायसेन, अब्दुल्लागंज एमपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इसमें कुछ युद्ध के साक्ष्य भी मिले थे। युद्ध के साक्ष्य में हमको क्या देखा कि एक कंकाल के जो सिर होता है या सिर का जो खोपड़ी होती है ना, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा धंसा हुआ मिला। ठीक है ना, तो ये अगर युद्ध की बात की जाए तो ये सराय नहर में मिला। तो याद रखना कि युद्ध का जो साक्ष्य था वो मानव के कंकाल खोपड़ी में पत्थर का धंसा हुआ। ठीक है, इसके बाद युद्ध के बाद हम देख लेते हैं मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ये कहां से मिला भाई मिट्टी का बर्तन? ये मिला हमको चौपानी मांडो इलाहाबाद। चौपानी मांडो इलाहाबाद यूपी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने 4 चीज देखा। और अब हम देख रहे हैं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 1-2 और चीज मिले थे, जैसे कि सिलबट्टा। जानते हैं आप, मसाला बांटने वाला। उस समय के लोग मसाला बांटते थे। तो जो महदहा था, महदहा से सिलबट्टे का या मसाला बांटने का पत्थर का भी साक्ष्य है, जिसको हम मसाला बांटना मतलब सिलबट्टा कह देते हैं। सिलबट्टा और सिलबट्टा मिला था हमको महदहा से। सिलबट्टा हमको ये मिला था महदहा से। आगे देखते हैं। महदहा से हमको कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे स्त्री और पुरुष
को एक साथ दफनाने का, एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जगह है केरल में, तैन भलाई, ये केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। यहां पे हड्डी के औजार मिले, हड्डी के औजार, हड्डी के औजार। ठीक है, तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताया। ठीक है, पशुपालन, आदमगढ़ होशंगाबाद, शैलाश्रय, चित्रकारी। ये हम देख रहे हैं, ये जो चित्रकारी है, चित्रकारी मतलब यौन संबंध, यौन संबंध की चित्रकारी, बच्चे को जन्म देने की चित्रकारी, देने की चित्रकारी, बच्चे को जन्म देने की चित्रकारी इत्यादि। ये सब सारी चित्रकारियां हमारे जो भीमबेटका का, जो भीमबेटका है वहां पे ये सब मिले हुए हैं। ठीक है ना। और युद्ध का साक्ष्य मैंने बता ही दिया था कि जो सराय नहर था वहां पे एक कंकाल मिला था, व्यक्ति मानव का खोपड़ी, और उस खोपड़ी में पत्थर का धंसा हुआ। ठीक है ना, तो वो हमको मिला था कहाँ, सराय नहर में। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखना इसको। ठीक है, और अब हम देखते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला देखेंगे कि हमारा जो मध्य पाषाण काल था, इसका श्रेय किसको जाता है। तो इसका श्रेय सीएल कार्लाइल को जाता है, कार्लाइल को जाता है। इनको ही सीएल कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का भी जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड बात की जाए तो जो हमारा अन्य महत्वपूर्ण में देखा जाए तो मृत भांड, मिट्टी के बर्तन उस समय बनते तो थे, लेकिन मृत भांड जो है उनमें उस समय का मानव कुछ कलर कर देता था, कुछ रंग में रंग डाल देता, रंग कर देता था। जैसे कि कुछ मृत भांड लाल होते थे, मृत भांड लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। और जो मृत भांड है, मृत भांड लाल होते थे, मृत भांड काले होते थे, मृत भांड काले होते थे। और मृत भांड लाल होने के कारण, मृत भांड काले होने के कारण इतिहासकारों ने इसे रेड एंड ब्लैक वेयर की संज्ञा दी है, रेड एंड ब्लैक वेयर की संज्ञा दी है। ठीक है, तो आज हमने देखा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के अंतर्गत हमने देखा था उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर। और इस समय मैंने एक चीज और आपको थोड़ा सा बोला था कि इस समय की जो जलवायु थी, जलवायु था, तो इस समय की जो जलवायु थी शुष्क जलवायु थी, शुष्क जलवायु थी। और इस काल का मानव धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ये विकास की ओर बढ़ने लगा। पहले ये सिर्फ शिकार पर आश्रित था, फिर ये शिकार के साथ साथ ये पशुपालन भी करने लगा। पशुपालन के साथ साथ ये अपनी जो खाद्य व्यवस्था थी उसको ये समझने लगा, और इसके जो जीवन में, इनके रहन सहन में इनका प्रभाव दिखने लगा और इनका परिवर्तन होने लगा इनके जीवन काल में। तो ये सारी चीजें थी। और आज हमने देखा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के अंदर ये सारी छोटी छोटी हमने जो मुख्य बातें हैं उन पर हमने बात किया, उन पॉइंटों को हमने रखा आज के टॉपिक पर। और आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी अगर समस्या अगर होता है तो आप मेरे से कमेंट करके या आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा चाहूँगा, और बस आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने इस वीडियो पे जुड़ा, इस लेक्चर पे आए,
और मेरा लेक्चर सुना, आपने देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।